हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ के एक नए सेशन में जहां हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनकी क्या रेलेवेंस है और इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आपको अगर वो लोकेशंस कभी न्यूज़ में पूछी जाए तो आप कभी भी उसको मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं सेशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जहां पहला क्वेश्चन कुछ ग्लोबल ग्रुपिंग्स के बारे में है। ब्रिक्स, इप्सा, बेसिक, G20, G4 और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इनमें किन किन जगहों पर ब्राजील और इंडिया दोनों मौजूद हैं, जहां पर ये दोनों मेंबर्स हैं। देखिए, ब्रिक्स, बेसिक, G4 और इप्सा ये छोटे ग्रुप्स हैं। इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं ये आपको पता होना ही चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा और क्या आईएसए में ब्राजील उसका मेंबर है या नहीं। छोटे ग्रुप्स की मेंबरशिप आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। जी 20 भी एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि G20 में कौन कौन से मेंबर्स किस किस देश की मेंबरशिप है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए। आईएसए बहुत बड़ा ग्रुप है तो इसको याद करना संभव नहीं है, लेकिन बाकी तो आपको पता होने ही चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहां बात हो रही है कुछ शोल्स के बारे में। सेकेंड थॉमस शोल, सबीना शोल, स्कारब्रोक शोल, ये न्यूज में लगातार है। किन वजहों से? क्या यहाँ पर ऑयल गैस का रिजर्व की डिस्कवरी हुई है? चाइना फिलीपींस के बीच में एक विवाद है? नए मरीन कंजर्वेशन एरियाज स्टैब्लिश हुए हैं? या फिर कुछ अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये जगह न्यूज में? काफी टाइम से स्कारबोरो शॉल तो न्यूज में रहता ही रहता है। आई होप आपको पता होगा चाइना फिलीपींस का एक बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर है। असल में ये इलाके हैं साउथ चाइना सी पे, जहां पर कुछ जो जो ऐसे इलाके हैं जैसे स्कारबोरो शोल, सेकेंड थॉमस शोल और सबीना शोल आर रिसेंटली न्यूज, क्योंकि यहाँ पर हुआ है एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का कि जो कोस्ट गार्ड थी फिलीपींस की, वो यहाँ से उसने एक बैरियर हटा दिया जो बैरियर चाइना ने बिल्ड किया था। उसके बाद चाइना के शिप्स ने लगातार इनके शिप्स के बहुत करीब से जाकर इनको धमकाते हुए एक तरह की ऐसी स्थिति क्रिएट की जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। ट्रेड भी थोड़ा सा अब सतर्क है, कई दिक्कतें बढ़ न जाए। तो यहाँ पैरासेल और स्पार्टली आइलैंड है खासतौर पे, जिनके अंदर बहुत सारे शोल्स हैं। स्कारबोरो शोल, थॉमस शोल, सबीना शोल लगातार न्यूज में है। तो ये नाम कहाँ पर है? तो ये साउथ चाइना सी में। और ये विवाद क्यों है? तो किसी भी देश का, मान लो चाइना यहाँ है, तो चाइना के जहां से इनकी कोस्ट लाइन खत्म होती है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो इलाका होता है, कहते हैं वो उस देश का पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यानी केवल उस इलाके पर वो अपना खनन कर सकता है। जो भी उस रिसोर्स वहां मिलेंगे उनके होंगे, वहां पर उनका एक तरह से टेरिटरी की तरह वो उसको ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि टेरिटरी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे ना उनके होंगे। तो यहाँ अगर आप देखिए आसपास बहुत सी कंट्रीज हैं, वियतनाम है, फिलीपींस है, चाइना है, सबका 200 नॉटिकल माइल्स तक अपना अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। लेकिन चाइना का कहना है कि यहाँ पर एक 9 डैश लाइन है और उस 9 डैश लाइन के अंदर का जो भी इलाका है, असल में पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, उनका कहना है ये हमारा ही है। और ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हो ये है वो 9 डैश लाइन, जिसके तहत चाइना पूरे पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, जो उसको डिस्प्यूट में लाता है फिलीपीन से, वियतनाम से, ब्रूनी से, मलेशिया से, इन सभी देशों के साथ चाइना के डिस्प्यूट है। तो वहां पर ये जगह न्यूज में थी हाल में, तो वो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर मैं आपको उसका ब्रॉड व्यू दिखा दूं। ये है 9 डैश लाइन जिसके साथ तो चाइना क्लेम करता है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट शोल है, स्कारबोग, जेम शोल यहाँ पर है, मलेशिया के साथ यहाँ पर विवाद है। सबीना यहाँ स्कारबोग के पास ही है। थॉमस शोल यहीं पर है, जो अगेन विवाद जिसके ऊपर फिलीपींस के साथ है। स्कारबोग, जेम शोल, थॉमस शोल, सबीना शोल, तो ऐसे नाम याद रखिए, लगातार ये न्यूज में बने हुए इसीलिए। तो विवाद यही है कि 9 डैश लाइन के हिसाब से पूरे के पूरे इलाके को उन्होंने क्लेम कर लिया है। यहाँ स्पार्टली आइलैंड इस हिस्से में है, यहाँ ऊपर पैरासेल आइलैंड्स है। इनको लेकर स्पेसिफिकली काफी ज्यादा विवाद काफी समय से चाइना का रहा है। खासतौर पर स्कारबोरो शोल वो है जिसके ऊपर जो परमानेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल है उसने उसमें जाकर फिलीपींस ने चाइना पर केस किया था। और उसने सब बोला कि असल में ये फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, लेकिन चाइना ने उस वर्डिक्ट को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा नहीं नहीं भाई ये तो हमारा ही है। और उन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इसीलिए ये जगह काफी समय से न्यूज में, आई होप आप इसके बारे में अवेयर होंगे। और अभी फिलीपींस को यही डर है कि कहीं चाइना यहाँ पर और ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स ना बना रहा हो। यहाँ खास बात यह है कि फिलीपींस वो देश है जिसको इंडिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचे हैं। और यहाँ भारत और फिलीपींस के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे चाइना के विवाद यहाँ बढ़ेंगे इंडिया की पार्टनरशिप बढ़ेगी। जैसे यहाँ गल्फ ऑफ टोंकिन में विवाद है वियतनाम और चाइना के बीच में, क्योंकि अचानक से गल्फ ऑफ टोंकिन को पूरा का पूरा क्लेम कर रहा है चाइना। पहले ये वियतनाम और चाइना कंबाइंडली दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम इसको जॉइंटली मॉनिटर करेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी। अब अचानक से चाइना ने इस पे भी अपना क्लेम बढ़ा दिया एक तरह से।
तो ये दिक्कतें यहाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो ये साउथ चाइना डिस्प्यूट अगर आप जानना चाहें डिटेल में, यहाँ लिखा हुआ है। पालावन के पास सेकंड थॉमस शोल है। सबीना शोल को चाइना में जियानबिन रीफ कहते हैं और फिलीपींस इसको एस्कोडा शोल कहता है। तो ये जो नाम है ये आप याद रखिए। एस्कोडा शोल की अगर बात हो तो ये सबीना की ही बात हो रही है। तो सबीना का ही नाम है एस्कोडा और जियानबिन रीफ। जियानबिन रीफ एंड एस्कोडा दोनों ही सबीना का नाम है। सबीना को ही शियानबिन कहेंगे आप चाइना में। तो चाइना इसका नाम अलग रखेगा, अपने आइलैंड से अलग बनाएगा ताकि वो क्लेम कर सके कि उसका आइलैंड है ये। और ऑब्वियसली फिलीपींस को एस्कोडा शोल कहता है। तो यहाँ पर ये कहानी है जहाँ विवाद हो रहा है। एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और ब्राजील का एक जॉइंट कमीशन हुआ था जिसकी दिल्ली में हाल में मीटिंग हुई, जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में और कई तरह की बातें हुई कि कैसे भारत और ब्राजील और ज़्यादा संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। असल में इंडिया और ब्राजील अपने रिलेशनशिप को साउथ साउथ कोलैबोरेशन के तहत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं इतिहास में ही। और चाहे ब्रिक्स की बात हो, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा अब तो 5 और मेंबर आ चुके हैं, वो हो, या फिर बेसिक हो जहाँ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना है, चाहे इब्सा हो, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, G20, G4, ISA, इन सभी जगहों पर इंडिया, और G4 में भी खासतौर पे इंडिया ब्राज़ील के साथ कोलैबोरेट करता है और दोनों ही ग्लोबल साउथ के लिए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए लगातार एक विजन डिस्कस करते हैं। इनका ट्रेड भी आपस में बढ़ता जा रहा है, कमोडिटीज का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है आपस में। तो हालांकि रिलेशंस जिस लेवल पे होनी चाहिए, जैसे चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड ब्राज़ील करता है, इंडिया का उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, पर धीरे धीरे ही सही इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस ग्रो कर रहे हैं। तो ब्राज़ील की लोकेशन कहाँ है मुझे आप ये बताइए। बहुत बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की, एक मैप में उसको देखेंगे अभी हम। पर ये थी कहानी इसकी। आगे बढ़ते हैं साइक्लोन असना के बारे में। साइक्लोन असना कहाँ पर आ रहा है? तो अरेबियन सी का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है 1976 के बाद जो वहाँ उठा है। साइक्लोन असना कहाँ? अरेबियन सी में, गुजरात के पास। आपको पता ही है कच्छ के आसपास ये असल में डिप्रेशन आया है, जिसके पास, जिसकी वजह से पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में एक बहुत बड़ा चक्रवात ये देखा गया। आपको पता ही होगा गुजरात में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है जिसकी वजह है ये साइक्लोन। तो नॉर्थ अरेबियन सी में आमतौर पे साइक्लोन नहीं देखे जाते। ये साइक्लोन बहुत बड़ा साइक्लोन है जो कि काफी समय बाद देखा गया है। अभी तक पिछले आप लगभग 100-150 सालों की बात करें तो केवल 3 साइक्लोनिक स्टॉर्म अरेबियन सी में देखे गए हैं, 1976, 1964 और 1944 में। तो एक रेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम असना है, कहाँ पर आया है? तो अरेबियन सी में। याद रखिए, इट इज नॉट इन बे ऑफ बंगाल जहां अक्सर आपको स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। दिस इज इन अरेबियन सी। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ आइलैंड ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, कुछ देश दिख रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। मार्शल आइलैंड, नाउरो, किरिबाती, तुवालो, कुक आइलैंड, टोंगा, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, PNG, क्या है ये? और ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, जो आइलैंड्स हैं, इनका कोई ग्रुप है? तो ये असल में पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स हैं जिनकी का एक ग्रुप है पैसिफिक आइलैंड फोरम, PIF। इसमें 18 कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज पैसिफिक आइलैंड में फॉर्म करने वाले आइलैंड कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन में। इन कंट्रीज के पास लगातार एक खतरा होता है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके डूबने की चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और केवल यही नहीं, इनके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि चाइना जैसे देश यहाँ पर अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, अपना प्रेजेंस पुश करते जा रहे हैं। और कुछ देशों में, जैसे वनातु की मैं बात करूं या नाउरो की बात करूं, जहां उनकी प्रेजेंस तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो इन देशों का ग्रुप है PIF। 18 देशों का ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आते हैं। और इन देशों का फोरम लगातार डिस्कशन करता है। रिसेंटली पैसिफिक आइलैंड फोरम में एक डिस्कशन और हुई, कहाँ? तो टोंगा में। टोंगा कहाँ पर है? तो यहाँ देखो, यहाँ टोंगा है, फिजी के जस्ट करीब टोंगा, यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई। फिजी अगेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत मात्रा में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इंडिया भी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है ताकि चाइना का दबदबा जो इस रीजन में बढ़ रहा है उसको कंटेन करने के लिए इन कंट्रीज को धीरे धीरे चाइना अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है। तो उनसे खड़े होने के लिए कोई तो होना चाहिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पैसिफिक आइलैंड्स के ग्रुप दौरे पर गए थे और फिजी भी खासतौर पर गए थे जहाँ बहुत मात्रा में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो अभी जो मीटिंग हुई वो टोंगा में हुई, जहाँ इनकी एनुअल मीटिंग हुई थी पैसिफिक आइलैंड फोरम की। 1971 से ग्रुप एक्टिव है और इसकी मेन मुद्दा इनका ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, पॉलिटिकल गवर्नेंस को बढ़ाना और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना। खास तौर पे इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबली कैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर जो विवाद है इसको रिजॉल्व किया जाए। तो पैसिफिक आइलैंड में
ये कंट्रीज हैं, 18 आइलैंड कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो क्या क्या नाम है इनका? कुक आइलैंड, माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पॉलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, कैलेडोनिया, नीरू, पलाओ, पापा न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालू, वनातू, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिसमें दो कंट्रीज खासतौर पे बहुत अमीर हैं और बहुत बड़ी हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो पैसिफिक रीजन की ग्रोथ और हार्मनी के ऊपर फोकस करता हुआ ये है पैसिफिक आइलैंड फोरम। एक इंडिया और पीआईएफ का फोरम अलग से है, जहां इंडिया स्मॉल जो आइलैंड कंट्रीज हैं इनके साथ भी डिस्कशन करती है। तो सर में ये आपके वो ग्रुप्स हैं जो पैसिफिक आइलैंड फोरम के पार्ट हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो पैसिफिक आइलैंड में, पैसिफिक ओशन में कुछ और आइलैंड्स भी हैं जो आपको यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं डार्क ब्लैक में। ये कौन सा ग्रुप है? तो ये असल में आसियान है। ये है आसियान। आसियान के बाद आपका यहाँ आ जाता है पैसिफिक आइलैंड फोरम। पैसिफिक आइलैंड फोरम के बाद अगर आप जाओ तो आपको मिलेगा इधर यूएसए, या देखिए फ्रेंच पोलिनेशिया के बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको यूएसए मिल जाएगा। आसियान से पीछे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा साउथ एशिया। तो इस तरह देखते हो साउथ एशिया, फिर आसियान, फिर पीआईए, फिर यूएसए। तो ये पूरा आप देखो तो इंडो पैसिफिक का रीजन जो आपका अफ्रीका के शोर से लेके अमेरिका के शोर्स तक जाता है, इन पूरे रीजन्स को कवर करता है। तो पैसिफिक ओशंस में यहाँ पर वो आइलैंड ग्रुप्स है जिनके ऊपर चाइना अपना दबदबा बढ़ा रहा है, तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इनकी मीटिंग की हाईलाइट्स क्या थी? इनकी हाईलाइट्स ये थी कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है बढ़ता जा रहा है, राइजिंग सी लेवल्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इसके लिए उन्होंने कहा ये एक फंड और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है पैसिफिक रेजिलियंस फैसिलिटी, एक रीजनल फाइनेंसिंग फैसिलिटी जिसके तहत ये $500 मिलियन टारगेट कर रहे हैं, जो भी थोड़ा शॉर्ट है, इनके इतने पैसे नहीं है। तो इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद देख रहे हैं, और चाइना से खतरा भी इनको बढ़ता ही जा रहा है लगातार, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को लेकर सतर्क है। अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है एक डीप सी पोर्ट की, मेगा पोर्ट की, जो है वाधवान पोर्ट, जो भारत बना रहा है कहाँ? तो महाराष्ट्र में पालघाट में। ये रहा वाधवान पोर्ट जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल में इसका इनॉग्रेशन किया। एक मेगा पोर्ट होगा, दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में शुमार होगा ये। 23 मिलियन के आसपास जो यूनिट्स हैंडल करने की इनमें कैपेसिटी होगी। ये वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम गेटवे होगा, ताकि इंडिया में जो वेसल्स आना चाहते हैं, अभी इंडिया में कोई वेसल अगर आना चाहता है बड़ा, तो वो सीधा सीधा इंडिया में एंटर नहीं करता है। वो या तो यहाँ श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट है, यहाँ बड़े वेसल्स जाके लगते हैं, फिर छोटे छोटे वेसल्स इंडिया की तरफ आते हैं, या फिर वो जाते हैं सिंगापुर, और सिंगापुर से जाकर वो इंडिया की तरफ आते हैं। तो अब अगर ये पोर्ट जब एक्टिवेट हो जाएगा, हम विजिंगम पे भी काम कर रहे हैं, बारावान भी एक और बड़ा पोर्ट हो गया, तो इससे होगा ये कि जो शिप्स, जो कंटेनर्स इंडिया की तरफ आते हैं, वो सीधा इंडिया में आके डॉक कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। तो वाधवान की जब बात होती है, पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, कहाँ पर? पालघाट के पास, महाराष्ट्र में। और एक बहुत बड़ा मेगा पोर्ट होने वाला है, ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में ग्लोबली ये शुमार होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा हैंडलिंग कैपेसिटी होगी। भारत को रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि भारत के इस पूरे के पूरे रीजन में कोई बड़ा ऐसा पोर्ट नहीं है, इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब कोलंबो में जाके बड़े शिप्स लगेंगे, वहां से फिर वो एक ट्रांसशिपमेंट हब असल में बना हुआ है कोलंबो, उससे वहां से फिर शिप्स, छोटे छोटे शिप्स में सामान इंडिया आता है। तो इस पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश है, जो 30 फीट से भी ज्यादा गहरा पोर्ट होगा। तो ये बात हो गई वाधवान पोर्ट की। कहाँ पर है? तो अरेबियन सी में। क्यों रेलेवेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ओपेक कंट्रीज की। ये जो देश आप देख रहे हैं ये ओपेक का पार्ट है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये वो देशों का समूह है जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। अब इनको साथ आने की जरूरत क्या पड़ी? ताकि ये साथ आकर मैनेज कर पाए कि कितना ऑयल प्रोड्यूस होता है साल भर में। अगर दुनिया भर में ऑयल निकाला ही कुएं से कम जाएगा तो सप्लाई कम होगी, इसका मतलब वो चाहें तो रेट को बढ़ा सकते हैं। और ये इनका एक कार्टेल है जहां ये साथ आते हैं ताकि ऑयल के प्राइस को बढ़ा सके और इनको फायदा मिल सके। तो असल में ओपेक में कुछ बदलाव हुए हैं। पहले ओपेक में कुछ ज्यादा मेंबर्स थे, जिनमें से अब ओपेक के मेंबर कुछ कम हो चुके हैं। यानी इंडोनेशिया, कतर को अब हटा लो, क्योंकि कतर का एक विवाद था सऊदी अरेबिया के साथ। इक्वेडोर हट चुका है, अंगोला हट चुका है। तो कुछ देश इसमें से अब बाहर हो चुके हैं, अंगोला, इंडोनेशिया, कतर और इक्वाडोर। ये हो गई है फॉर्मर ओपेक कंट्री। तो ओपेक कंट्रीज थी बेचारी, इनका काम था कि ये साथ आकर एक कार्टेल बनाए। बेचारी तो कहीं से नहीं है, इनका एक कार्टेल है जहां से ये ऑयल एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करती हैं। ऑयल कितना प्रोड्यूस होगा, ऑयल की क्या प्राइस तय की जाएगी, ये डिसाइड करती हैं ओपेक कंट्रीज। तो अब न्यूज ये है कि ओपेक प्लस अपना आउटपुट कम करने वाला है, वो तेल को अब कम प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये होगा ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। ये ग्लोबल मार्केट में तेल का दाम जब बढ़ाना चाहते हैं तो दुनिया में ऑयल का प्रोडक्शन ही घटा देते हैं, यानी कुएं से तेल कम निकाले जाएंगे तो ऑलरेडी मार्केट में ऑयल का सप्लाई कम होगा, और कम सप्लाई जब होगा तो रेट जो है बढ़ जाएगी ऑयल की। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स अक्सर करते रहते हैं। तो रिपोर्ट ये आई है कि अब जब ओपेक फिर अपना प्रोडक्शन
कम करेगा तो भारत शायद अब अमेरिका की तरफ देखने लग जाएगा ताकि भारत को सस्ता ऑयल मिल पाए। तो पहली बात ये ओपेक और ओपेक प्लस की कहानी है क्या? तो देखिए, ओपेक ग्रुप बना था जिसके तहत कि जितनी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है मेजर, खासतौर पे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की, वो सब साथ आ गई थी। फिर इनके खुद के विवाद हुए तो इक्वेडोर, अंगोला, इंडोनेशिया और कतर ये हो गए बाहर। फिर इनको दिखा कि अमेरिका एक मेजर ऑयल बायर हुआ करता था एक समय में। फिर कुछ समय बाद अमेरिका ने शेल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। शेल ऑयल का प्रोडक्शन वहां स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे अमेरिका में शेल ऑयल मिलना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे अमेरिका भी एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर बन के उभरा। अब जैसे अमेरिका जैसा देश एक बड़ा शेल ऑयल एक्सपोर्ट करने लग गया, तो ओपेक को लगा भाई अब हमारे अलावा एक और बड़ा सप्लायर यहाँ पर आ चुका है, तो जो और बाकी तेल बेचने वाले देश हैं उनके साथ भी हम एक संगठन बना लेते हैं ताकि हम ढंग से ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल कर पाए, मेंटेन कर पाए। तो 2016 में खड़ा होता है ओपेक प्लस, यानी ओपेक के अलावा 10 और देश ओपेक का पार्ट बनते हैं ओपेक प्लस का। जो 10 अलग देश थे वो थे अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। इन देशों ने ओपेक प्लस को ज्वाइन किया ताकि ये साथ मिलके ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर पाए और कितना सप्लाई होगा, कितना तेल को निकाला जाएगा, क्या मार्केट में ऑयल उपलब्ध होगा, उसको मैनेज करने के लिए ओपेक प्लस बनाया गया था। अब बात यह कि फिर से जब ओपेक प्लस ऑयल का प्रोडक्शन कम करेगा तो अपने आप भारत स्वतः और ऑप्शन देखेगा जहां से भारत ऑयल खरीद सके। इसीलिए भारत फिर अमेरिका की तरफ कर सकता है जो भारत को ऑयल सप्लाई करेगा। तो अब देखो ओपेक के मेंबर्स, ओपेक प्लस के मेंबर कौन कौन से, ये आपको याद होना जरूरी है। ओमान, बहरीन, दो ऐसे देश जो आपको आमतौर पर लगेगा कि नहीं नहीं ये तो जरूर जरूर ओपेक के मेंबर होंगे, तो नहीं, ये असल में ओपेक प्लस के मेंबर है, ये ओपेक के मेंबर नहीं है। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ही ओपेक के मेंबर्स हैं। तो ओपेक ओपेक प्लस कंट्रीज क्या है, इनका डिफरेंस समझिए, उनका नाम याद रख लीजिए कि ओपेक प्लस में अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, साउथ सूडान और सूडान के मेंबर्स हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है, ये आप समझ रहे हैं? शेल गैस आने के बाद एक नया सप्लायर आ गया था, शेल ऑयल आने के बाद अमेरिका से, तो उन्हें लगा क्यों ना हम जो बाकी देश ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे मेंबर नहीं, उनको भी साथ ले आए और उनके साथ मिलकर दुनिया भर की ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मैनेज करना स्टार्ट कर दें। तो अब ये कार्टेल फिर ऑयल का प्रोडक्शन घटाएगा जिससे भारत को नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी। तो भारत फिर और सप्लायर की ओर देखेगा, तो वो होगा अमेरिका। ठीक है, समझ गए क्या है ओपेक और ओपेक प्लस? याद रखिए इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अब मेंबर नहीं है ओपेक की, जैसे इक्वाडोर नहीं है, कतर नहीं है, अंगोला नहीं है और कतर, इंडोनेशिया भी नहीं। खैर इंडोनेशिया पे मेंशन है भी नहीं। तो ये ओपेक कंट्रीज हो गई। ओपेक प्लस में 10 नए मेंबर्स हैं, वो भी देख लीजिए अब कौन कौन से। अगली न्यूज आई है बलूचिस्तान से, जहां पर पंजाब से कुछ लोग जो वहां काम करने जाते हैं, पंजाब भारत का नहीं पाकिस्तान का, तो वहां से वो लोग बस से बलूचिस्तान गए। बलूचिस्तान में एक ग्रुप है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसने उस बस से लोगों को उतारा और उनके आईडीज चेक किए और जो लोगों ने पंजाब से दिखे उन सबको उन्होंने मार दिया। इसके अलावा पंजाब में लगातार विरोध हुआ इसके बाद, पाकिस्तानी पंजाब, और बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। असल में ये वो इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है कि उनको आज़ादी चाहिए। तो इस रीजन में लगातार विवाद देखा जा रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जानें कि बलूचिस्तान असल में कहाँ पर है। देखिए, पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसका 60% इलाका जो है वो एक राज्य से ही बनता है, विच इज़ बलूचिस्तान। 60% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी इज फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट विच इज़ बलूचिस्तान। और यहीं पर बलूचिस्तान में चाइना ने अपना बड़ा मेजर जो प्रोजेक्ट है वो रन किया हुआ है सीपेक का, जिसके तहत यहाँ पर ग्वादर का बड़ा सा पोर्ट बनाया गया है। लेकिन ग्वादर का पोर्ट बनने के बावजूद, इतनी इन्वेस्टमेंट चाइना से आने के बावजूद, बलूचिस्तान में विकास मिनिमम है। और बलूचिस्तान में मेजर जो पाकिस्तान के मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं वो सब बलूचिस्तान में मिलते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि ये लोग असल में हैं बलूची ट्राइब के, और बलूची ट्राइब के होने की वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ये लोग बलूची, पश्तो और ब्रोही बोलते हैं, जिनके साथ लगातार विवाद रहा है वहाँ की मेन जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जैसे पश्तो और पंजाबीज का। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान का ये राज्य बलूचिस्तान है, पूरे देश का लगभग 60% ज्योग्राफी जो है वो बलूचिस्तान से ही डिसाइड होती है। इसकी राजधानी क्वेटा में है। अब देखिए, बलूची ट्राइब के लोग असल में केवल पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में भी और ईरान में भी फैले हुए हैं। रिसेंटली जब ईरान और पाकिस्तान के बीच में विवाद हुआ था, मिसाइल स्ट्राइक की थी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर, तभी वो रीजन यही क्वेटा और बलूचिस्तान का रीजन था जहाँ विवाद बढ़ा था। तो अब देख रहे हैं यहाँ ईरान का भी कुछ हिस्सा है जहाँ बलूची लोग रहते हैं, अफगानिस्तान के इलाकों में भी बलूची लोग रहते हैं। तो बलूचिस्तान में लगातार डिमांड होती रहती है कि वो उनको एक अलग इंडिपेंडेंस दे दी जाए, क्योंकि
जो पाकिस्तान है यहाँ पर मुख्य रूप से जो पंजाब का रीजन है, यहीं के ऊपर सारा निवेश होता है, यहीं पर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है पूरे पाकिस्तान का मेजरली वो पंजाब से ही होता है। तो यहाँ जो लोग हैं इनका विवाद लगातार यहाँ इस चीज़ को लेकर रहा है। और अ, बलूचिस्तान में ही आपका यहाँ ग्वादर का पोर्ट है, जितने मेजर मिनरल रिसोर्सेज है वो सब बलूचिस्तान में ही है। सीपेक जो है यहीं से निकल रहा है मुख्य रूप से। तो इसलिए विवाद बहुत बड़ा है बलूचिस्तान का। लगातार यहाँ पर ये जो ट्राइब है, जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अपने लिए स्वायत्ता चाहते हैं। और बलूची लिबरेशन आर्मी खासतौर पर एक्टिव है एज अ ग्रुप, जो अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही है। तो ये जो घटना हुई है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में हुई है जहां हमने देख रहा है कि बलूचिस्तान में लगातार जो वायलेंस है वो बढ़ रहा है, इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में शायद विवाद और बढ़े। और हालांकि बलूची लोगों के साथ भी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, उनको उनके लोगों को गायब कर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी दमनकारी नीतियां अपनाती है बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान कहाँ है? यहाँ बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के प्रोविंसेस हैं। ये आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पर बलूचिस्तान है और क्या विवाद इसके बीच में हुआ। एक बार फिर दोबारा मैं आपको ले जाता हूँ पाकिस्तान से दूर, साउथ चाइना सी में पैरासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, इनके जो कुछ रीफ्स हैं, सबीना, जॉनसन, मिस्चीफ, गैबन, सूबी, फीरी क्रॉस, क्वार्टारियन, पैरासेल, वुडी आइलैंड, ये सब हमने अलग अलग टाइम में अलग अलग रीफ्स को डिस्कस किया था। तो आप मैप पे इसको अगर मार्क कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प होगी कि भाई मेरे सारे के सारे ये रीफ की कहानी तो क्लियर है। पलावन के पास सबीना रीफ, सबीना शोल, जिसको चाइना में क्या कहते हैं, फिलीपींस में इसको चलो एस्कोडा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं चाइना में? चाइना में जियानबिन रीफ कहते हैं इसको। तो ये असल में पूरी की पूरी कहानी स्पार्टली के आसपास जो विवाद है उसको लेकर है। ये स्पार्टली आइलैंड्स का ग्रुप, यहाँ स्कॉरबोरो शोल है, यहाँ सबीना शोल है, सेकंड थॉमस शोल इसके पास में ही है, ये रहा सेकंड थॉमस शोल। हमने बात की जॉनसन शोल की, गेवन शोल की, मिस्शीफ शोल की, सुबी रीफ की, फीरा क्रॉस रीफ की, पैरासेल आइलैंड्स की, वुडी आइलैंड्स की। ये सारे नाम कहाँ पर है, किन देशों के बीच का विवाद है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको याद रह जाएंगे। हमने डिटेल में इसको डिस्कस पहले भी किया है। वर्ल्ड मैप में आप जाके इसको एक बार मार्क जरूर कर लें। स्पार्टली का है, पैरासेल का है, स्कारबोग कहाँ पर है, फिलीपींस वियतनाम कहाँ पर है, क्यों इसकी वजह से टेंशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अनक्लॉज का नियम है कौन सा? 200 नॉटिकल माइल्स वाला। चाइना उसको मानने को तैयार नहीं है, इसलिए सारे के सारे विवाद हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब एक न्यूज और है एटाकामा डेजर्ट के बारे में। एटाकामा कहाँ पर है? तो असल में चिली में है। चिली में लगातार आप देखें तो अब धीरे धीरे लिथियम माइनिंग बढ़ रही है, और लिथियम माइनिंग हो रही है वहाँ के एटाकामा डेजर्ट के इलाके में। इसलिए वहाँ पर जो सॉल्ट फ्लैट है वो लगातार डूबता जा रहा है, और ये बुरी तरह प्रभावित कर रहा है इनके सॉल्ट फ्लैट्स को, जहाँ पर लिथियम की माइनिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। और कहा यह जाता है कि इसी जगह पर सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट डिपॉजिट है चिली के वो है। और चिली में ये होने की वजह से वहाँ के वाइल्ड लाइफ को, वहाँ की इकोनॉमी को और वहाँ की इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो चिले कहाँ पर है? कहाँ पर है पेटागोनिया, और कहाँ पर है एटाकामा? तो ये एटाकामा का डेजर्ट है, ये है चिले। मिर्ची की तरह चिले दिखता है, चिली भी से कहते हैं, चिले भी कहते हैं। यहाँ एटाकामा डेजर्ट है, ये बोलिविया है, और ये रहा अर्जेंटीना। असल में ये है एबीसी कंट्रीज जहाँ पर आपको लिथियम का मैक्सिमम प्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर वो लिथियम ट्रायंगल कहते हैं इसको, यहाँ पर सर्वाधिक आपको लिथियम देखने को मिलता है। और ये एटाकामा डेजर्ट है, यहीं पर आपको मुख्य रूप से कुछ लिथियम के बड़े बड़े रिजर्व देखने को मिलते हैं। एक बार साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज को हम रिवाइज भी कर लें। देखो यहाँ है चिले, मिर्च की तरह दिखता है, ये अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है जिसके बारे में हमने भी डिटेल में बात करी, जिसके साथ भारत के संबंध बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री है, कौन सी कंट्री है पता है आपको? ये है पैराग्वे। ठीक है, यहाँ है उरुग्वे। उरुग्वे, तो उरुग्वे का एक्सेस टू सुए है, पैराग्वे का नहीं है। और यही अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे मिलकर बनाते हैं एक ट्रेडिंग ब्लॉक जिसका नाम है मर्कोसुर। इधर अगर आप आ जाओ चिली, यहाँ अगेन एक लैंडलॉक कंट्री बोलिविया है। यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसमें मैक्सिमम लिथियम मिलता है, और ये लिथियम का मैक्सिमम प्रोडक्शन अटाकामा डेजर्ट से ही होता है, जिसमें लगातार लिथियम माइनिंग की वजह से इनकी स्थिति खराब हो रही है। ये है पेरू। पेरू के ऊपर एक और आप कंट्री देखें, इट इज इक्वाडोर। देन ये है कोलंबिया, दिस इज वेनेजुला, दिस इज गयाना, दिस इज सरीनाम। ठीक है, गयाना, सरीनाम, एंड देन यू हैव फ्रेंच गयाना।
ये है फ्रेंच गयाना, ये है सरीनाम, ये है गयाना, ये है वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील। तो ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं जो आपको याद रखना कंपैरेटिवली इजी है और आपको याद होने भी चाहिए। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं ना, जस्ट यहाँ आपको देखेंगे पैनामा, जहाँ पैनामा कनाल है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको कोस्टा रिका और निकारागुआ देखने को मिलेगी। तो इस मैप पे आप मुझे बताइए कौन कौन सी कंट्री साउथ अमेरिका में है, और ये रिवर जो बह रही है कौन सी है? अमेजॉन। यहाँ आसपास अमेजॉन फॉरेस्ट भी है। और हमने एक बार यहाँ ये भी डिस्कस किया था कि गयाना और सुरीनाम के पीछे विवाद भी है। असल में वेनेजुला एक हिस्से को क्लेम भी करता है। आपको मुझे बताना है वो कौन सा इलाका है जिसको यहाँ पर क्लेम करने की बात की जाती है। एक रिवर बहती है जिसको लेकर विवाद है, कौन सी रिवर है? क्या उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम है? जो हम अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। वो कौन सा डिस्प्यूट है मुझे बताइए, ठीक है। साउथ में कंट्रीज हमने डिस्कस कर ली। अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पर एक रेन शैडो रीजन है जहाँ पर लिथियम के रिजर्व है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ लिथियम यहाँ कहते हैं इसको, जहाँ सर्वाधिक लिथियम प्रोड्यूस होता है। एबीसी कंट्रीज अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले इस रीजन में ही मिलता है। और यही वो एटाकामा डेजर्ट है जहाँ पर लिथियम माइनिंग की वजह से इनका सॉल्ट पैन लगातार कम होता जा रहा है। दूसरा एक और बड़ा डेजर्ट ये जहाँ पर है वो पैटागोनिया में है, विच इज नियर अर्जेंटीना नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये एक ग्रुप और ये आइलैंड्स हमने देख लिए, ग्रुप जो है हमने देख लिए, पैसिफिक आइलैंड्स की कंट्रीज हम देख चुके हैं। अब एटाकामा डेजर्ट के बारे में, नॉर्दर्न चिले में है, ये शैडो रेन जोन में आता है। दुनिया का सबसे सूखा नॉन पोलर डेजर्ट है ये ग्लोबली। ये इतना जो ड्राई है हम्बोल्ट करंट की वजह से है। कोल्ड हम्बोल्ट करंट यहाँ पर कुछ वेजिटेशन पनपने नहीं देता, बारिश बहुत कम होती है इसी कारण से, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। इसकी पीडीएफ या और कंटेंट आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां जाएंगे तो वहां से आप इस लेक्चर का पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप बाद में यूज कर पाए अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो ये डिस्कशन थी। याद रखिए कहाँ पे आपको मिलेगा पीडीएफ, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जहाँ आपको और बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अब आपको करना ये है कि जो हमारा पहला मैप था वहाँ आते हैं, और मेरे आपसे सवाल है कि इन जगहों पर तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कहाँ पर है? पीआईएफ फोरम में कौन कौन से मेंबर्स हैं, यहाँ कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। कहाँ पर है बलूचिस्तान, ठीक। ब्राज़ील कहाँ है, पैराग्वे कहाँ है, उरुग्वे कहाँ है, चिले कहाँ है, पैटागोनिया कहाँ है, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, क्या विवाद है, स्कार्बरो शोल कहाँ पर है, ठीक है, थॉमस शोल कहाँ पर है, सबीना शोल कहाँ पर है, क्यों रेलेवेंट है। आई होप इस मैप पे आप दोबारा उसको मार्क कर पाए, अपने एटलस पे मार्क जरूर करिए। तो ये थे आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOnly IAS एंड हैव अ नाइस डे।